स्ट्रक्चर और थ्योरी। उससे पहले इसके 11 इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारे लिए बाद में जब हम थ्योरी के मेन पार्ट पे जाएं तो कंफ्यूजन। ठीक है। अजम्पशन नंबर 1 इज़ 2 मॉडल, यानी कि 2 कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग 2 गुड्स यूजिंग 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे कंट्री ए, कंट्री बी या नेशन 1, नेशन 2, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई, और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लेबर एंड कैपिटल। बोथ नेशंस यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए दोनों कंट्रीज़ के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम लेवल की है। अगर एडवांस है तो दोनों जगह पे बिल्कुल सेम है। ठीक है। कमोडिटी एक्स इज़ लेबर इंटेंसिव एंड कमोडिटी वाई इज़ कैपिटल इंटेंसिव। अभी कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव से क्या मतलब है दोनों कंट्री के अंदर। ठीक है, यानी कि कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन के अंदर लेबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, और कमोडिटी वाई के अंदर जो है वो कैपिटल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेबर। इस वजह से इसको कैपिटल इंटेंसिव कहा जाता है और इस कमोडिटी एक्स को लेबर इंटेंसिव। अगर मैं इसको कैपिटल टू लेबर रेशियो से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि वाई का यानी गुड वाई का कैपिटल टू लेबर रेशियो ग्रेटर होगा गुड एक्स के कैपिटल टू लेबर रेशियो से, क्योंकि कैपिटल का ज़्यादा होना पूरे रेशियो को बढ़ा देगा और लेबर का ज़्यादा होना पूरे के पूरे रेशियो को कम कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये है कि जब कैपिटल और लेबर यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेम रेशियो से इंक्रीज़ आएगा, ठीक है, या चेंज जो पॉजिटिव चेंज होता है लेबर और कैपिटल का वो सेम रेशियो से होगा, तो फिर ही आउटपुट में इंक्रीज़ आएगा, और वो इंक्रीज़ भी उसी इंक्रीज़ के बराबर होगा जो कि लेबर और कैपिटल का होगा या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का होगा। ठीक है। देयर इज़ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इन बोथ नेशंस, यानी कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब ये कि पीपीएफ जो है हमारा वो होगा कॉनकेव, और इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब ये कि जैसे हम लोग ने कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज में देखा था कि हम लोगों ने पीपीसी बिल्कुल यूज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ किया था, और अगर वो एक्स के अंदर कम एडवांटेज था बिल्कुल वो एक्स प्रोडक्शन कर रहा था, वाई की प्रोडक्शन छोड़ रहा था, तो वो कहलाता था कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि ये पीपीसी तो वो प्रोडक्शन ऐसे करेगा कि एक्स किसी इंटरसेप्ट पे नहीं होगा, यानी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, इंटरसेप्ट प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो थोड़ी बहुत उस गुड की प्रोडक्शन भी करेगा जो कि उसने इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। टेस्ट आर इक्वल इन बोथ नेशंस, यानी कि अगर एक कंट्री को राइस ज़्यादा प्रिफर्ड है कंजम्पशन के लिए तो दूसरी कंट्री को भी होगा। अगर एक कंट्री को गेहूं की रोटी खाने का ज़्यादा शौक है तो दूसरी कंट्री को भी सेम टेस्ट होगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। अच्छा, देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कमोडिटीज़ फैक्टर मार्केट, दोनों कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि कमोडिटीज़ मार्केट यानी कि गुड मार्केट, गुड एक्स और गुड वाई की प्रोडक्शन के लिए जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रिवेल करता है, यानी कि जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही होगी फर्म्स जो है उन्हीं प्राइस को लेकर ऑप्टिमल या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन लगा के आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कमोडिटीज़ में भी यही और फैक्टर मार्केट में भी, यानी कि कमोडिटीज़ और फैक्टर मार्केट जो है वो दोनों के दोनों जो है वो प्राइस टेकर हैं, प्राइस मेकर हैं। ठीक है, देयर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी विद इन ईच नेशन, देयर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी विद इन ईच नेशन बट नो इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो विद इन ईच, यानी कि एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर तो आसानी से मूवमेंट कर रही है, मगर
इंटरनेशनल मोबिलिटी नहीं रखती, ठीक है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और किसी भी किस्म का ट्रेड बैरियर नहीं, यानी कि ना टैरिफ है, ना कोटा है, ना इसके अलावा भी कई किस्में होती हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स की। इनमें से कुछ भी जो है वो नहीं है, यानी कि फ्री ट्रेड करने के लिए कोई भी रुकावट अगर है वो यहाँ पे इग्नोर की गई, ठीक है। और रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड इन बोथ नेशंस, यानी कि लेबर और कैपिटल हर नेशन के अंदर या हर कंट्री के अंदर जितनी भी मौजूद थी वो एक्स या वाई की प्रोडक्शन के अंदर पूरे तरीके से एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसलिए हम पीपीएफ के ऊपर काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट ऑन दैट पीपीएफ, इसके अंडर में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन दी टू नेशंस इज़ बैलेंस्ड, यानी कि जितना एक्सपोर्ट उतनी ही इंपोर्ट होगी दोनों कंट्रीज़ का, एट दी एंड ट्रेड जो होगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब ये थ्योरी काम कैसे करती है, जिसको मैं पहले आपको बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया दूंगी, इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपको पीपीसी है दिया गया, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री ए का है, फॉर एग्जांपल कंट्री बी का है, ठीक है। कंट्री बी का जो पीपीएफ है वो थोड़ा एक्स की तरफ ज़्यादा है और कंट्री ए का जो है वो वाई की तरफ ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पीपीएफ हमें शो कर रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो कंट्री बी जो है वो एक्स गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि इससे, और एक्स गुड क्या था, लेबर इंटेंसिव, ये लेके चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंट्री बी जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, यानी कि इसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रिलेटिवली लेबर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, ठीक है। तो पीपीसी से हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी कंट्री लेबर इंटेंसिव है और कौन सी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। क्योंकि जो कंट्री जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंटेंसिव होगी वो उसी गुड को प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है। अब इसको जो है मैं थ्योरी को बिल्कुल नई तरीके कार से शुरुआत से समझाऊंगी कि बिफोर ट्रेड क्या चल रहा था इकोनॉमीज़ में, ठीक है, ताकि वो समझने में आसानी रहे, कोई कन्फ्यूजन ना आए। मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने अब आपको पढ़ना सिखा दिया कि पीपीसी से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कौन से गुड को इंटेंसिवली प्रोड्यूस कर रही है, या कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अवेलेबल है, अबंडेंट है, और कौन सा जो है वो रेयर है, ठीक है। ठीक है, ये कंट्री ए था, ये कंट्री बी था, ठीक है। कंट्री बी का हमने मालूम कर लिया था कि ये लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ये लेबर इंटेंसिव, और ये कैपिटल इंटेंसिव, नहीं कैपिटल है, अबंडेंट अमाउंट मौजूद है, ठीक है। इंटेंसिव ना करें, जब कंट्री की बात है तो अबंडेंट यूज़ कर लें बेहतर है, यानी कि कैपिटल जो है वो अबंडेंट में है और लेबर यहाँ पे लेबर अबंडेंट कंट्री है, ठीक है। ड्राइव हो गया, ये चीज़ हमें अंदाज़ा करना था, कर लिया। अब जो ये थ्योरी लेके चलते हैं वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अटॉर्की का पॉइंट चल रहा है ए, ठीक है, अटॉर्की का पॉइंट चल रहा है यहीं पे, ये रिलेटिव प्राइस लाइन भी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल उस एक पॉइंट को टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एट अटॉर्की क्या हो रहा होता है, यानी कि बिफोर ट्रेड जो गुड उनके पास, या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनके पास रेयर होता है, यानी कि जो कम होता है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कंट्री बी में एट अटॉर्की का अगर मैं यहाँ पे सब लिखूँ तो, ठीक है, एट अटॉर्की क्या होगा, कंट्री ए हमने देखा कि कैपिटल अबंडेंट है, यानी कैपिटल वाफर मिकदार में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइसेस ऑफ लेबर, यानी कि वेजेस जो हैं ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेबर अबंडेंट में क्या होगा कि
वेजेस कम होंगी और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आपका कैपिटल है वो कम है, ठीक है, और लोग उस हिसाब से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। फिर जब इस चीज़ को अंदाज़ा किया जाएगा कि भाई अब आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए क्या नहीं, तो उस हिसाब से ज़ाहिर सी बात है इस तरीके से प्रोडक्शन की जाएगी कि उनका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनके पास अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है, उस गुड को वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, यानी कि इसकी प्राइसेस कम होने का हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे कैपिटल अबंडेंट के अंदर कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं है या बिल्कुल वर्थलेस समझा जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा है उतना उसको वर्थलेस समझा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लेबर जो है वो वर्थलेस है। जब अब डिसाइड हो गया कि ट्रेड की कहानी आएगी, तो ये भी डिसाइड हो गया कि कंट्री बी जो है वो एक्स की प्रोडक्शन करेगी और कंट्री ए जो है वो वाई की करेगी। अब क्या होगा, अब चूँकि उन्होंने प्रोडक्शन करनी है तो एकदम क्या होगा कि कंट्री ए के अंदर कैपिटल की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि कंट्री ए में कैपिटल की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब उन्होंने वाई को प्रोड्यूस करना है जिसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल मार्केट बनाएंगे सप्लाई और डिमांड की, ठीक है, यानी कि फैक्टर मार्केट है ये कैपिटल की, कैपिटल मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट चल रही है। ये पहला एक मीडियम चल रहा था और टॉर्की वाला ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम जब कैपिटल की डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, ये डिमांड बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ी, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो भी बढ़ गया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेबर जिसकी यहाँ पे पहले वेजेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब उनको कैपिटल की ही डिमांड ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये अब मैंने बना दिया यहाँ पे लेबर मार्केट, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये वेजेस थी, अब डिमांड जो है लेबर की कम हो गई तो वेजेस भी गिर गई। तो आफ्टर ट्रेड क्या हुआ है, केस बिल्कुल रिवर्स हो गया, यानी कि वेजेस जो कि पहले बहुत ज़्यादा चल रही थी वो कम हो गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। इन द सेम वे केस जो है कंट्री बी का होगा, यानी कि जो इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, मगर अब जब ये डिसाइड हुआ कि एक्स को प्रोड्यूस करना है जिसके लिए लेबर ज़्यादा चाहिए, तो लेबर के लिए क्या होगा, लेबर की डिमांड बढ़ने से वेजेस बढ़ जाएंगी और कैपिटल की डिमांड कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये होगा तो क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है गुड्स की प्रोडक्शन होगी, फिर आगे का जो काम है वो तकरीबन वही है जो कि हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज में भी देखते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉइंट जो है इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन पी, ठीक है। अब मैं इसको वही रिलेटिव प्राइस लाइन ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे भी ठीक है। फिर मैं कंजम्पशन का पॉइंट आफ्टर, क्योंकि दोनों की कंजम्पशन भी बिल्कुल सेम है तो कंजम्पशन का पॉइंट बनाएंगे, ये डिफरेंस कर्व साथ में, ठीक है। तो फिर इसका ट्रेड ट्रायंगल भी बन जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज का बनता है, ठीक है। और जो कि ये इक्वल होना ये शो करेगा कि दोनों के अंदर म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड चल रही है, ये यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। नज़र भी आ रहा है कि बिल्कुल जो है सेम चल रही है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और ये आती है कि वो कहते हैं कि जब आफ्टर ट्रेड जो है, ठीक है, चूँकि ये वेजेस और ये इंटरेस्ट रेट कम व बेश हो के फिर एट दी एंड जो है बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं या सेम रेट पे आ जाते हैं, तो ये कहते हैं कि आफ्टर ट्रेड जो है, यानी कि जब ये ट्रेडिंग शुरू हो जाती है उसके बाद जो है प्राइसेस ऑफ गुड एक्स जो है वो दोनों इकोनॉमीज़ में एक हो जाते हैं। चलिए मैं इसको आपको ग्राफ में बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये गुड एक्स की प्राइस चल रही थी, ठीक है, ये समझने चले वेज रेट समझते हैं इसको, ठीक है, W/R चल रहा था, ठीक है। तो एट दी एंड वो बेसिकली ये शो करते हैं कि जो प्राइसेस हैं दोनों कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है,
एक कंट्री यहाँ है, एक कंट्री यहाँ है। चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर रही हूँ गुड एक्स की बात कर रही हूँ। तो गुड एक्स की प्राइसेस सबसे ज़्यादा कहाँ थी, जहाँ पे उसकी डिमांड, उसके लेबर की डिमांड सबसे ज़्यादा थी, यानी कि कंट्री कौन सी थी, यहाँ पे देख लेते हैं ना, जहाँ पे वेजेस ज़्यादा थी, वेजेस बिफोर ट्रेड थी कंट्री ए में ज़्यादा थी। ये कंट्री ए का यहाँ पे है, ये कंट्री बी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों के इसकी वेजेस बढ़ गई, इसकी वेजेस कम हो गई, एट द एंड एक सिंगल पॉइंट पे आके हम लोगों ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन गया एक्स का। इसी तरीके से वाई का बनता है, यानी कि कंट्री बी थी, कंट्री ए थी अटॉर्की के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फिर जब ट्रेड का डिसाइड हुआ, इंटरेस्ट रेट जो है एडजस्ट हुए, कंट्री बी में इंटरेस्ट रेट कम हुए थे, कंट्री ए के इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, फिर एट द एंड वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे आए। ये बेसिकली ये कहता है कि आफ्टर ट्रेड जो है फैक्टर की प्राइस जो है वो इक्वल हो जाती है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन हो जाती है बिटवीन बोथ द नेशंस। ठीक है, फैक्टर प्राइस जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और सब कुछ जो है परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर दोनों गुड्स जो थी उनकी प्राइसेस दोनों कंट्रीज़ में सेम रहेंगी, ठीक। अब मैं आपको जो है एक मैथमेटिकल काम करवा रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना है कि मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, कौन सी, यानी कि मैं अगर मैथमेटिकल टीचर दे दें डाटा तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई की जगह दो गुड्स के नाम देते हैं, यानी कि वीट और क्लोथ, ठीक है। यहाँ पे हम होल इकॉनमी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है कंट्री ए के अंदर, ठीक है। एक कंट्री का ये बना लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है यूएस। अभी विदाउट ट्रेड की बात हो रही है, यानी ट्रेड से पहले की बात हो रही है, ठीक है। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आउटपुट है। सेम वे यहाँ पे आउटपुट लिखा जाएगा, ठीक है। कैपिटल कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेबर कितना यूज़ हुआ है, यहाँ पे कैपिटल टू लेबर रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बने, ऐसा लग रहा है पेज पे बना ही नहीं, इसको बहुत गंदा हो गया, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने गिन के ऐसे जो है वो टेबल सब एक फॉर्म करना है, जिसका फिर हम अब काम करेंगे, जिस पर हम ये सीखेंगे कि ये हम लोग ठीक है। ये हेडिंग्स के लिए आ गया। अब एक वीट के लिए, एक क्लोथ के लिए, और ये एक आपकी होल इकोनॉमी का हिसाब है, ठीक है। ये एक आउटपुट, कैपिटल, लेबर, और ये कैपिटल टू लेबर रेशियो, ठीक है। ये आ गया आउटपुट, कैपिटल, लेबर, ठीक है। ये आ गया यूके, और ये आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीट, क्लोथ, और यहाँ पे आ जाएगा होल इकॉनमी, ठीक है। यानी कि दोनों को ऐड आउट करके हमने इकॉनमी का भी तो मालूम करना होगा कि कौन सी गुड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन सी नहीं। बाय आउटपुट को है कि कैपिटल यूज़, एल लेबर, कैपिटल टू लेबर रेशियो मालूम करेंगे यूके के अंदर। फिर आउटपुट, कैपिटल, लेबर, कैपिटल टू लेबर रेशियो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको टीचर ने जो दिया होगा वो दिया होगा 50, 40, यानी कि ऐसे नंबर दिए होंगे आपको, ठीक है, ठीक है। सेम यहाँ पे डाटा में आपको ये दिया होगा, बाकी सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर अपने हाथों में रखिएगा, इंशाल्लाह हम काम करने लगे। तो
आउटपुट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले तो मालूम करेंगे यूके कैपिटल इंटेंसिव है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, टोटल कैपिटल, यानी कि हमने तो हेक्सर में यही एज्यूम किया ना कि सारा फैक्टर जो है वो एम्प्लॉयड हुआ है, यानी कि ये कैपिटल टोटल है और ये लेबर है, ठीक है, दोनों का तो ऐड कर लेते हैं। 35 + 80 53, 35 + 65 100 लेबर है, ठीक है। ये 16 + 18 34 और लेबर इज़ 32 + 160 192, ठीक है। अब पहले तो मैं कैपिटल टू लेबर रेशियो निकालूंगी, एक एक गुड का अलग-अलग दोनों कंट्रीज़ के अंदर, फिर दोनों कंट्रीज़ का मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 35 / 35 1 हो जाएगा, 18 / 65 0.27 कुछ बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, 16 / 32 0.5, ठीक है। 18 / 160 ये आ गया आपके पास 0.1125, क्लियर हो, ठीक है। अब इसमें से हम पता लगा सकते हैं कि वीट कैपिटल इंटेंसिव है या कि क्लोथ, ठीक है, यानी कि ये डाटा तो मालूम कर सकते हैं, फिर कंट्रीज़ की तरफ हम बात जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लेबर फॉर 1 कैपिटल और एक लेबर फॉर 0.27 कैपिटल, तो हमें मालूम पड़ रहा है, यानी ये मैंने आपको पहले भी अभी इसमें समझाया था कि जिसका कैपिटल टू लेबर रेशियो ज़्यादा होता है वो जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि जितना कैपिटल ज़्यादा होगा वो पूरे रेशियो को बढ़ा देगा, ठीक है। तो वीट का कैपिटल टू लेबर रेशियो यूके में भी ज़्यादा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ज़्यादा है, ठीक है, और क्लोथ का कम है। तो वीट इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड क्लोथ इज़ लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है कि कौन सी कंट्री कौन से गुड को प्रोड्यूस करेगी, और ये मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनकी होल इकोनॉमी का कैपिटल टू लेबर रेशियो, ठीक है। 53 / 100 यानी कि 0.53, ठीक है, और 34 / 192 हो जाएगा 0.177। तो हमें इससे पता चल रहा है कि यूके जो है वो कैपिटल अबंडेंट है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो लेबर अबंडेंट है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस करेगा क्लोथ को, सॉरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और यूके जो है वो वीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये कैसे पता चला? अब अबंडेंट और इंटेंसिव का फ़र्क मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को, अगर वो कंफ्यूज कर रहा है तो। जब हम कंट्रीज़ की बात करेंगे, यानी कि लेबर एक कंट्री के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, तो वो क्या कहलाएगी, लेबर अबंडेंट, क्योंकि उसके बाद लेबर जो है अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। मगर जब वो गुड की बात करेंगे कि तो क्या होगा कि एक्स जैसे है, तो एक्स इज़ लेबर इंटेंसिव, यानी कि वो लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल करके फिर बनता है। तो जहाँ कंट्री का नाम आएगा तो वो अबंडेंट है लेबर के अंदर, और जहाँ गुड का नाम आएगा वो इंटेंसिव है गुड के अंदर, फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक। इसके बाद अब इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, यानी कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए आपने किस तरीके से किया है, कि आपने किस तरीके से मालूम किया कौन सा गुड कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उसको आपको बहस करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर ट्रेड किस तरीके से इनमें चेंजेस आएंगी, कौन से जगह में कौन सी गुड की प्राइसेस कम होंगी, फिर आफ्टर ट्रेड वो प्राइसेस बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी, फैक्टर मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके आगे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। शुक्रिया।